नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बौद्धराज अकेडमी में। आज है 19 अप्रैल 2022 एंड सोर्सेज जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का रहने वाला है वो अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग फोकस करेंगे। और इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। यू कैन एनी टाइम डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड एनीवेज, इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन बौद्धराज अकेडमी देन यू कैन कॉल ऑन टू दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे असम ट्रिब्यून से लिया गया है। हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट से। परशुराम कुंड के रिलेटेड यह न्यूज़ था। अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने रिव्यू किया था बेसिकली प्रोग्रेस क्या चल रही है इस परशुराम कुंड में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रिलेटेड। देखो परशुराम कुंड है कहाँ, पहले तो ये देख लो, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, राइट, देख रहे हैं ना, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। और ये वाले रीजन में जो है परशुराम कुंड है। देखो नाम ही ऐसा है ना जिससे आपको लगेगा शायद ये उत्तराखंड में होगा परशुराम कुंड, है ना। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बाई चांस जिससे कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत जन है ना जो ठीक सब चीज़ें को पढ़ते नहीं है। इस टाइप के नाम परशुराम, ये लोग सोचेंगे यूपी या फिर उत्तराखंड में ही मैक्सिमम ये सब हो सकता है। तो नहीं भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। और इतना जो फंड इसको दिया गया है, किस प्रोजेक्ट के अंडर इसको इंप्रूव किया जा रहा है पता है? उसको है प्रसाद स्कीम, दैट इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम, जो क्या फंड की जा रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज वेल एंड ऑल द कंपोनेंट्स इस रीजन के। दैट इज यहाँ पे अगर रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट बनाई जाएंगी, व्यू पॉइंट को डेवलप किया जाएगा, चिल्ड्रन पार्क, गेस्ट हाउस, सब कुछ बनाई जाएंगी जिससे इस रीजन में ओवरऑल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके। और नॉर्मल टूरिज्म ही नहीं, रिलीजियस टूरिज्म को तो ऑफकोर्स प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया दोस्तों, यह क्रिप्टोज और सीबीडीसी दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ आया था, एक आर्टिकल था, तो उसी के बारे में डिफरेंस था और बोला गया था दैट ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है ना, ये क्रिप्टोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड है ना, इसका डिफरेंस ही हमको समझना है। डिफरेंस क्या है तो चलो बेसिक डिफरेंस ही देख लेते हैं। देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इंडिया में इसको लाया जा रहा है, तो यह जो है ना एक फिएट करेंसी जो होता है हमारा, उसका डिजिटल फॉर्म है ना। फिएट करेंसी क्या है भैया? देखो फिएट करेंसीज वो करेंसीज होते हैं जो क्या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, राइट। एंड इन फिएट करेंसी दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटीज, जैसे गोल्ड है ना। जैसे आपको वो रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट मिला हुआ है ना, उसको गोल्ड के द्वारा बैक नहीं किया जाता, ठीक है। सो दोज काइंड ऑफ करेंसीज आर कॉल्ड फिएट करेंसीज। जैसे हमारे पास 100 रुपए का नोट होता है, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट्स होता है क्या? नहीं। तो ये सब क्या है? ये फिएट करेंसी एंड दे कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट। मतलब देखो ये रुपए का मैंने बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीबीडीसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। इसको जो है आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो एक वॉलेट के सहारे जिसको बैक किया जाएगा बाय ब्लॉकचेन। नाउ ब्लॉकचेन नाम तो सुना हुआ लग रहा है। देखो ब्लॉकचेन जी आपने सुना जरूर होगा, क्रिप्टोज के रिलेटेड सुना होगा। क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, जैसे बिटकॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद कौन है? इथेरियम, ठीक है। तो ये बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्या है? ये क्रिप्टो करेंसीज है, राइट। अब ये क्रिप्टो करेंसीज जो है दोस्तों, इनको बैक किया जा रहा है बेसिकली, मतलब ये सब जो ट्रांजैक्ट किया जाता है ना, उनको ब्लॉकचेन के थ्रू किया जाता है। और ब्लॉकचेन बिल्कुल सिक्योर्ड होता है, बिल्कुल, मतलब कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं ना। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं भीतर में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो अगेन ऊपर से जान के रखिए दैट इसको तोड़ना बहुत ज्यादा, भेदना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। और ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन का जो है ना एकदम पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। कोई भी आप ओल झलोल कुछ नहीं कर सकता, फ्रॉडबाजी कुछ नहीं होता ब्लॉकचेन में। इसीलिए इस ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्लान की जा रही है दैट हमारे देश में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया जाए। ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा जिससे ये करप्शन ना हो। जिससे होता है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है, पता है हमारे इकोनॉमी में क्यों? पता है? वो आपका जाके करेंसीज के कारण, राइट। जो आपके पास रुपए है ना, तो आप अगर रुपए में लेन देन कर रहे हो तो सरकार को तो कुछ डेटा मिल ही नहीं रहा है ना उसका, ठीक है। तो दैट बिकम्स ब्लैक मनी, मेजॉरिटी बिकम्स ब्लैक मनी, राइट। बट बाकी जो है आप वही चीज़, बट ब्लॉकचेन का अगर सहारा किया जाए ना तो सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा। आपने अगर एक गुपचुप वाले को, गोलगप्पे वाले को भी कितने पैसे दिए उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, राइट। या फिर आपको कितना सैलरी मिल रहा है, अगर सोचो कोई आप ट्यूशन टीचर हो, राइट, एक बच्चा आपको सैलरी दे रहा है,
देगा ना ट्यूशन फीस। तो सो फॉर एग्जांपल 2000 रुपये दिया तो वो भी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो सरकार को एटलीस्ट पता रहेगा दैट हाँ भाई ये बंदा कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये टैक्स दे रहा है भी क्या नहीं, ठीक है। सो वही इट इज रेगुलेटेड बाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करती है और ये एक लीगल टेंडर है जिसको इशू किया जाता है बाई सेंट्रल बैंक इन द वेरी डिजिटल फॉर्म। ये सीबीडीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट वहीं पर ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट वैसे इंस्पिरेशन तो लिया है इसने बिटकॉइन से, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दीज वर्चुअल डिजिटल करेंसीज, ठीक है। क्योंकि देखो वर्चुअल डिजिटल करेंसीज जो है ना, दे आर नॉट लीगल टेंडर एज सच। मतलब आपने सोचो आपके पास बिटकॉइन है, कल को आपका वॉलेट से बिटकॉइन चोरी हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो उस केस को लेकर। बट वहीं पर अगर आपके बैंक अकाउंट से 1-2 लाख रुपया का घपला हो जाता है ना, आप सीधा वो कंप्लेन कर सकते हो सरकार को दैट अरे मेरा पैसा कहाँ से चला गया, आप हमको मेरा पैसा वापस दीजिए, समझ रहे हो। बट इसके केस में बिल्कुल नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर है ही नहीं भाई, है ना। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है, पोल्यूशन रिलेटेड इशू, GS3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यमुना में अमोनिया का प्रोपोर्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। इनफैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके पास दिल्ली के पास उतना कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है जिससे क्या दिल्ली का जो जल बोर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना उसको प्रोसेस कर सके। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो मैक्सिमम 1 ppm तक ही प्रोसेस कर सकती है। बट अभी जो अमोनिया का कंसंट्रेशन आपका दिल्ली के वाटर में देखने को मिल रहा है यमुना में, वो 7.4 पार्ट्स पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, जो क्या एकदम बहुत ही ज़्यादा है अबव द लेवल, ठीक है ना। सवाल ये होता है दैट ठीक है तो मैक्सिमम लेवल क्या कुछ ऐसा सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है? जी हाँ, हमारे देश में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, उन्होंने मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट एमोनिया का फिक्स किया हुआ है इन ड्रिंकिंग वाटर इन 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। बट अगर 0.5 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है तो वह सेहत के लिए, ह्यूमन के लिए भी हानिकारक है और जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। इनफैक्ट अगर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया वो अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाता है ना, वो फिशेज़ या फिर मरीन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और ह्यूमंस के लिए भी अगर ये ज़्यादा हो गया 1 ppm से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म इंजेक्शंस के लिए या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क, ठीक है। तो ये सब मद्देनज़र देखते हुए कहीं ना कहीं मेक श्योर करना चाहिए सरकार को दैट हाँ अच्छा पानी जिससे लोगों तक मिले। एनीवेज ये तो जस्ट एक न्यूज़ है, और इसके बारे में और भी अगर देख लीजिएगा तो एमोनिया क्या होता है, एक कलरलेस गैस है जिसको इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ किया जाता है इन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, देन प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स। और ये कंसिस्ट करता है ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड इन इट्स एक्वस फॉर्म इट इज़ कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्पेल काफ़ी ज़्यादा पंजेंट होता है, और अकर कहाँ करता है, देखो वैसे तो अमोनिया नेचुरली अकर करता है इन्वायरमेंट में। कैसे भाई? ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर जो होता है ना वो जब टूट सा जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, तो उससे फॉर्मेशंस होता है दिस एमोनिया, ठीक है। और ये एयर से भी बहुत ज़्यादा एज सच लाइट होता है ना। नेक्स्ट पैराबॉइल्ड राइस के बारे में न्यूज़ था, इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा, GS3 डिफरेंट क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक से। नाउ क्यों ये न्यूज़ है पैराबॉइल्ड राइस? क्योंकि सेंटर बोल रही है दैट देखो भाई हम जो है ना इस पैराबॉइल्ड राइस का जो अभी परचेज कर रहे थे अभी हम लोग रोक देंगे फ्रॉम द तेलंगाना, मतलब ओवरऑल रोक देंगे। और ध्यान दीजिएगा पैराबॉइल्ड राइस में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वैसे तेलंगाना, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और सरकार बोल रही है दैट हम इसको रोक देंगे, और सरकार के अपने अपने रीजंस है क्यों मैं बताता हूँ। बट उससे पहले पैराबॉइल्ड राइस के बारे में पता चल रहा है। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, पैराबॉइल्ड राइस, बॉइल्ड मतलब ऐसा राइस, ऐसा चावल जो कि पहले से शायद थोड़ा बॉयल कर दिया गया होगा, ठीक है। जी हाँ, एब्सोल्युटली वही चीज़ है। देखो क्या होता है ना, जब भी राइस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फील्ड से, राइट, तो इस टाइप का होता है, पहले इसको हस्क कहते हैं राइस का, इसी को तोड़ के इसके भीतर से बेसिकली ये राइस के दाने निकाले जाते हैं। समझ रहे हो बात? ओके, अब क्या है ना दैट पैराबॉइल्ड राइस में क्या किया जाता है, इसको पहले गर्म पानी में सोक किया जाता है, उसको स्टीम किया जाता है, उसके बाद ड्राई किया जाता है। समझ रहे हो बात? और ये एक प्रोसेस है जो ऐसा नहीं है दैट अभी से स्टार्ट हो रहा है, ये एंशिएंट टाइम में फॉलोड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या है भाई? क्यों? अगर कुछ प्रैक्टिस आप करते होंगे कुछ तो बेनिफिट होगा ना। जी हाँ, एब्सोल्युटली। कहा जाता है दैट पैराबॉलिंग से जो है राइस टफर हो जाता है। इनफैक्ट राइस के जो कर्नल्स है ना वो बहुत समय क्या होता है ना दैट इसको जब आप मिलिंग करते हो
है ना, जब इससे हस्क को बाहर निकालते हो, इसको मिलिंग करते हो, तो ये काइस का कर्नल से ये टूट से जाता है, राइट। बट जब भी ये पैराबॉयल कर दिया जाता है तो ये टूटने से बच जाता है, राइट। इनफैक्ट न्यूट्रिएंट वैल्यू भी राइस का इंक्रीज होता है इससे, और पैराबॉयल राइस जो है इट हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड फंगाइज, ठीक है। अच्छा, अब अगर देख लीजिएगा पैराबॉयल राइस स्टॉक्स फूड कमीशन ऑफ इंडिया में लाइक ओवरऑल कितना है, तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली। तमिलनाडु में कितना है प्रोपोर्शन, तेलंगाना में देखो सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है ना क्लियरली, है ना। यही चीज़ तो हम लोगों ने देखा था, तेलंगाना में जो है सबसे ज़्यादा, इट्स अ मेजर प्रोड्यूसर एज वेल, ठीक है। सो उसके बाद कौन है, अगेन सदर्न स्टेट्स ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केरला, देखो केरला भी तो सदर्न स्टेट्स में ही आता है ना, बट बाकी ये सब तो बाद में आता है, उड़ीसा, झारखंड, ये सब तो बस ऑलमोस्ट कम ही है ना। तो एनीवेज ये जस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग RODTEP स्कीम, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। क्यों ये न्यूज़ था, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लेफ्ट आउट कर दिया कुछ कुछ सेक्टर, जैसे आयरन एंड स्टील, केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस स्कीम के अंडर। नाउ इस ओवरऑल टॉपिक को किससे आप रिलेट कर सकते हैं, GS3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कीम जो है ना, क्या है RODTEP स्कीम से जो इन तीनों सेक्टर को हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या स्कीम है, पहले तो ये जान लेते हैं। देखो क्या होता है ना, दैट आप अगर कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर में, ठीक है, तो आपको उसमें टैक्स और ड्यूटीज भी देने पड़ते हैं, ठीक है। बट इस स्कीम के अंदर, दैट इज RODTEP स्कीम के अंडर, कोई भी अगर एक्सपोर्टर्स हो, है ना, तो वो अगर बाई चांस कोई चीज़ को बाहर में भेज रहा हो ना, उसको भी टैक्स और ड्यूटी देना पड़ेगा, बट उस टैक्स और ड्यूटी का जो है ना, फिर से सरकार उसको रिफंड कर देगी, जो कि पहले कोई स्कीम्स के अंडर में उन्हें नहीं मिलता था, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट एक्सपोर्टर्स जो है ना, ये रिफंड इनको मिल जाता है ऑन एम्बेडेड टैक्स एंड ड्यूटीज। मतलब आप जो भेज रहे हो वो टैक्स और ड्यूटीज आपको लगेंगे ही, ऐसा नहीं है नहीं लग रहा है, बट क्या है ना, जैसे आपका 5 रुपया लगा, ठीक है, तो आपको 5 रुपये बाद में फिर से रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली बाद में आपका 0 ही लगा, ठीक है, क्योंकि सरकार आपको बाद में रिफंड तो कर रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट इट एम्स टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट वेर पुअर इन वॉल्यूम। मतलब वैसे गुड्स जो क्या वॉल्यूम में पुअर थे ना, उसके एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। स्कीम बेसिकली रिप्लेसेस द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज स्कीम, इसको एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को ये पहले जो था ये था, बट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के साथ भी प्रॉब्लम था दैट ये जो है ना WTO के प्रोविजंस को सीधा प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रही थी, इसीलिए इसको हटाकर बेसिकली RODTEP स्कीम लाया गया, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। स्कीम जो है प्रोवाइड करती है फॉर रिबेट्स ऑफ सेंट्रल, स्टेट, लोकल ड्यूटीज और टैक्सेस और लेवाइज विच आर नॉट रिफंडेड अंडर एनी अदर ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स। अच्छा, इस स्कीम के अंडर जो है ना, रिफंड जो क्लेम किया जाता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ फ्रीट ऑन बोर्ड वैल्यू किया जाता है ना। ये भी बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यू नेवर नो, आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले दैट बताओ भाई फ्रीट ऑन बोर्ड वैल्यू विच इज़ रिलेटेड टू RODTEP स्कीम, ये क्या है, ठीक है। तो देखो ये एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इंडिकेशन है दैट हु इज़ लायबल फॉर गुड्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग शिपिंग। मतलब कौन आपको जो से फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका सोचो पोर्ट हुआ, ठीक है, आप इस शिप से इस गुड को भेजोगे, ठीक है, इस वाले कंट्री पे, ये शिप जाएगी यहाँ पे कंट्री में ना, ये जो गुड है, ठीक है, इसका अगर बीच में डैमेज हो गया तो कौन जिम्मेवार है, दैट इज वॉट बिंग सेड अंडर दिस फ्रीट ऑन बोर्ड वैल्यू, ठीक है। इसमें भी फर्दर 2 क्लॉजेस होते हैं, एक है फ्रीट ऑन बोर्ड ऑरिजिन, एक होता है फ्रीट ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। फ्रीट ऑन बोर्ड ऑरिजिन का मतलब होता है दैट बायर इज एट रिस्क एंड टेक्स ओनरशिप ऑफ गुड्स वंस द सेलर शिप द प्रोडक्ट्स। मतलब जो बायर है ना, फ्रीट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है दैट आप अगर खरीदने वाले हो, सोचो ये वाली देश है, वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगी, तो जैसे इस प्रोडक्ट को शिप में बैठा दिया गया ना, उसके बाद इसके जिम्मेवारी हो जाता है, राइट। तो वो बताती है फ्राइट ऑन बोर्ड ओरिजिन के अंडर। बट फ्रीट ऑफ बोर्ड डेस्टिनेशन मतलब ये होता है दैट जो बंदा भेज रहा है इसको, ठीक है, जब तक ये डेस्टिनेशन में ये शिप पहुंच ना जाए और ये प्रोडक्ट उतर ना जाए, तब तक जो इस प्रोडक्ट में कुछ भी डैमेज हो रहा है वो इस प्रोड्यूसर का जिम्मेवार है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्रीट ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन। क्लियर है यहाँ पर ये 2 चीजें, लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट,
नेक्स्ट डाउन टू अर्थ से दोस्तों ये न्यूज़ लिया गया था, GS3 कंजर्वेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वैक्विटा पोर्पोइस, वैसे देखो मैं इतना ज़्यादा इस टॉपिक को देखते आ रहा हूँ ना, 2-3 साल बीच बीच में पूछा ही जाता है, राइट। यू लाइक हर साल ये द हिंदू में मैं देखता ही हूँ, और मैं 3-4 साल से मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, है ना। सो अगले साल भी मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट आप अगले साल भी पढ़ो। मैं चाहता हूँ इसी साल आप जल्दी से क्लियर कर लो पेपर। बट एनीवेज अगर आप देखोगे ना तो स्टिल यू विल गेट टू नो दैट हाँ ये फिर से न्यूज़ में रहेगा। तो कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि हर साल ही न्यूज़ में रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस एज सच हम बोल तो नहीं सकते दैट कम हो गई है, क्योंकि यू नेवर नो, यूपीएससी कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर आवरसेल्व्स एनीवेज। बट क्यों ये न्यूज़ में था वैक्यूटा पोर्पोइस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड कॉपरेशन ने बोला है दैट वैक्यूटा पोर्पोइस जो है ये नियर टू एक्सटिंक्शन है। इतना ज़्यादा मतलब देखिए IUCN इसका रेड लिस्ट में भी अगर नाम देख लीजिएगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में लाई करता है, ठीक है। सो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्शन के एकदम करीब पहुंच गया है। इनफैक्ट ये पोर्पोइसेस होते क्या है, देखो ये जो है ना, जो वेल्स पोर्पोइस डॉल्फिन्स जो होती है, ठीक है, उनमें से ये पूरी फैमिली के सबसे छोटे प्रजाति होते हैं। देखो ये भी कुछ डॉल्फिन टाइप का ही लग रहा है ना आपको, है ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है। दे आर ओनली डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ डॉल्फिन, वही चीज तो लिखा हुआ है। दे आर ओनली 7 स्पीशीज ऑफ पोर्पोइस, जी हाँ बहुत ही कम बचे हुए हैं, इसीलिए तो ये क्रिटिकल इंडेंजर में रखा गया है। इसीलिए तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड कॉपरेशन बोल रही है दैट वैक्यूटा पोर्पोइस जो है वो नियर टू एक्सटिंक्शन में पहुंच गई है अगर उसके रिमेनिंग पॉपुलेशन को सेव ना किया जाए तो। ना सवाल होता है ठीक है ये पॉपुलेशन रहती कहाँ है भैया, ये स्पीशीज की पॉपुलेशन, तो देखो ये वाले रीजन में बेसिकली हम ये इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ नीचे मेक्सिको है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, तो देखो उसके जंक्शन में ये वाला रीजन में जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये पोर्पोइस स्पीशीज, ठीक है। इनके अगर देखोगे आईज के अराउंड एक डार्क रिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स है। प्रोपोर्शनली इसका बॉडी के से अगर देख लीजिएगा तो प्रोपोर्शनली डॉर्सल फिन्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनली काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं। देखो ये आँख के देख रहे हो एक ब्लैक कलर का वो देख रहे हो ना, और ये जो फिन्स है ना, ये फिन्स देख रहे हो, ये फिन्स बहुत ज़्यादा मतलब शरीर के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिवली बड़े होता है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं इनको क्लासीफाई करने के लिए, एंड दे आर फाउंड ओनली इन नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखो सिर्फ ओनली बोला गया है, ओनली मतलब ध्यान रखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, ओनली लगा हुआ रहे और आप सोचोगे यार ओनली तो सब समय गलत होता है, नहीं ओनली बहुत समय सही भी होता है मेरे भाई, ठीक है। सो इसीलिए ध्यान से देखना। एनीवेज नेक्स्ट हुनर हाट के रिलेटेड न्यूज़ था, क्यों, क्योंकि रिसेंटली 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट को इनॉग्रेट किया गया था मुंबई में, राइट। और इस हुनर हाट में 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से ओवरऑल बहुत जनों की पार्टिसिपेशन थी। ना किन किन जनों की पार्टिसिपेशन थी, ये हुनर हाट होता क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सोर्स जो लिया गया ओवरऑल हिंदुस्तान टाइम से लिया गया है, और ऑफकोर्स GS2 स्किल डेवलपमेंट से आप इस टॉपिक को बिल्कुल जोड़ सकते हैं ना। हुनर हाट नाम से समझ रहा होगा दैट किसी का अगर हुनर होगा ना, उस हुनर से वो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और उस प्रोडक्ट को बेचेगा, राइट। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक हाट बनाया जाएगा। हाट मतलब एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, आप अगर टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में नहीं रहे होंगे ना तो आपको हाट का मतलब नहीं पता होगा। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना वहाँ पे हाट नहीं लगता, वहाँ पे मार्केट लगता है, राइट। बट जो टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो वहाँ पे हाट लगता है, हाट। इनफैक्ट आसाम में भी तो आप लोगों को पता रहना ही चाहिए भाई, आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर में भी बहुत समय बॉर्डर हाट्स लगती है ना, है ना। तो पता होना चाहिए आप लोगों को। हाट पे क्या होता है दैट यूजुअली हम लोग जाते हैं, सब्जी का रेट्स बहुत सस्ता में मिलता है, रिस्पेक्टिवली सस्ता में मिलता है एज कम्पेयर टू द मार्केट, राइट। तो उस चीज़ को हाट कहते हैं। बट एनीवेज अब सरकार भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देती है हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन को। ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन मतलब वैसे लोग जो क्या हाथ के खरगोश खिलौने विलौने बनाते हैं, हाथ के बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आप घर को सजा सकते हैं, उसको बनाते हैं। बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली सरकार उनको ये प्लेटफॉर्म देती है इन द फॉर्म ऑफ हुनर हाट।
राइट। तो हुनर हाट को वैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था जिससे ओवरऑल इन ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन के जो टैलेंट है उनको प्रमोट किया जा सके, उनके एंसेस्ट्रल लिगेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे उनको कल को फील ना हो दैट अरे यार इससे तो कुछ मुनाफा हो ही नहीं रहा है, चलो ये हम लोग बनाना छोड़ दें। अगर ये बनाना छोड़ देंगे ना तब तो फिर मतलब आप खुद सोचो ना, एक टैलेंट मतलब एक जो टैलेंटेड आर्टिशंस का ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा हमारे देश में, ठीक है। तो इंडिया तो जाना ही जाता है डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ हमें को इंश्योर करना पड़ेगा। एनीवेज, इस बार का जो थीम था वो था वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, मतलब वेस्ट से भी रिसाइकिल करके और साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट्स में हमने वोकल होना पड़ेगा, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत के जो गोल है उसको अचीव कर सके, राइट। नाउ ये आर्टिशंस जो है सेलेक्ट किए जाते हैं हुनर हाट एग्जीबिशंस आर दोज हुज फोरफादर्स वर इन्वॉल्व्ड इन सच ट्रेडिशनल हैंडमेड वर्कर्स, एंड ये उनके पोते परपोते भी यही काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है। एंड टू प्रोवाइड देम मार्केट एक्सपोजर, एक मार्केट एक्सपोजर मिलता है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि खुद सोचो ना, आप कल सोचो कल को एक कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आया, ठीक है, तो उनको अच्छा प्रोडक्ट लगा तो वो बोलेगी, इससे कॉन्टैक्ट कर लेगी, देखो भाई हम जो है आपके साथ बिजनेस करेंगे, आप हमारे प्रोडक्ट को दे देना और हम आपको इतना मुनाफा देंगे, ठीक है ना। तो आपके प्रोडक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा, तो इनको भी तो एक फ़ायदा हो गया ना, इनको एकदम बैठे बैठे बिजनेसमैन एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, समझ लो बात। इससे क्या होगा दैट स्किल्स भी बूस्ट होंगी क्राफ्ट्समैन की, वीवर्स की, आर्टिशंस की, एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय किन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद स्कीम। उस्ताद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन आर्टिशंस इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट स्कीम। उस्ताद स्कीम की अगर बात करें, ये प्रमोट करती है और प्रिजर्व करती है द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इंडस्ट्री, जो कि हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। चलो ओवरऑल डिस्कस कर लिए। आज अब थोड़ा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बट आज का एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले कल के एमसीक्यूज देख लेते हैं। कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे पहला क्वेश्चन FTII दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसलिए सी वॉज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बिकॉल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पेमेंट्स लेस देन 200 रुपीज़ था, ठीक है, या मैंने 20,000 कर दिया, तो ऑफकोर्स गलत है ये। और एग्जिस्टिंग UPI कस्टमर को जो है नीड नॉट रिपीट द KYC प्रोसेस, ठीक है। तो अगेन दोनों ही क्योंकि गलत है, तो इसलिए नीदर 1 नॉट 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। सो करेक्ट जो इसका सीक्वेंस है वो CCD है, राइट। और आप लोग सभी को ही ने CCD दिया, वेरी गुड CCD, वही क्या समथिंग कैफे डे ना, कुछ कैफे कॉफी डे, हाँ। तो एनीवेज, अच्छा, आई एम ए न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम उदालगुड़ी, वी आर वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट आप अपने दोस्तों को भी इन चैनल को रेफर करते रहिए, जिससे लोगों को पता चले दैट व्हाट एट भद्रा वी आर डूइंग फॉर यू गाइज। एनीवेज गाइज, एंड ओवरऑल हाँ, सबने तो सही आंसर दिया, किसी ने भी गलत आंसर नहीं है। एनीवेज, आज के कुछ क्वेश्चंस है, ये सब पूछ लेते हैं और इसके आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ROD-TEP scheme, remission on duties and taxes of export product scheme. Under the scheme, exporter receive refund on the embedded tax and duties previously not recoverable. दूसरा है the scheme basically replaces the merchandise export from India scheme. तो आपको बताना है कौन सा स्कीम सही है, A only, B 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. दूसरा क्वेश्चन है choose the incorrect statement about central bank digital currency, that is CBDC, right. इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है। इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDC वाज डायरेक्टली इंस्पिरेशन फ्रॉम बिटकॉइन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसीज एंड क्रिप्टो एसेट्स। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, नीचे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी किसी दूसरे का आंसर मत देखिए, है ना, क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं देखकर खुद से आंसर लिख रहे हो देन यू आर डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हुनर हाट रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये एक प्लेटफॉर्म है टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, ओके। इट इज दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद स्कीम। आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both none, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज का क्वेश्चन है मेंस का 5G टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, दैट 5G का एडवांटेजेस और चैलेंजेस लिखना है। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, सिंपली आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, दैट 5G टेक्नोलॉजी क्या है,
राइट। उसके बाद डायरेक्टली उसके एडवांटेजेस लिख देना, जैसे एफिशिएंट और फास्ट मूवमेंट होता है डेटा का, यहाँ पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम होता है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट और फास्टर आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट मूव होने वाला है वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है दुनिया भर में, राइट। तो इस सेक्टर में देखना पड़ेगा हमें दैट कैसे 5G का रोल होता है। तो ऑफकोर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीमेडिसिन, सर्जिकल रोबोट्स, ये सब भी बहुत प्रॉपरली काम कर सकेंगे, राइट। चैलेंजेस भी है उसमें, जैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पेक्ट्रम कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लार्ज स्केल हमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दुनिया मतलब पूरा देश भर में हमें सेटअप करना पड़ेगा। साइबर अटैक का तो खैर रिस्क है ही, और साइबर अटैक एक ऐसा इशू है जो क्या हर एक प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है, पूरा दुनिया जो एक साथ आ रही है। कभी भी अगर कोई ग्लोबल फोरम चल रही है, देखिएगा आप साइबर अटैक के बारे में तो पूछा ही जाएगा, राइट। इसीलिए अगर मैंने जो नोटिस किया ना, वो एक चीज़ जो नोटिस किया वो देख लीजिएगा आप, कोई भी पेपर देख लीजिए, इनफैक्ट नेक्स्ट भी आपका जो पेपर होने वाला है ना, कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन साइबर अटैक से, साइबर सिक्योरिटी से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर बिकमिंग वेरी मच लार्ज एंड लार्जर, राइट। सो मेक श्योर दैट इन इश्यूज को ज़्यादा फोकस कीजिए। वे फॉरवर्ड, अगेन लोगों का अपना अपना वे फॉरवर्ड होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट यू शुड राइट, बट यस वी आर गिविंग अ मॉडल आंसर थ्रू विच यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन दैट हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।